गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो भी लोग लाइव में जुड़े हैं वो सबसे पहले कंफर्मेशन करेंगे कि ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रहा है कि नहीं, ऐप पे या जो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। ऐप पे और यूट्यूब पे जो भी जुड़े हैं वह कंफर्मेशन करेंगे कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखिए बाबू, पिछला जो आपका जो भी लेक्चर अपलोड हुआ था और जो भी हम लाइव क्लासेस लिए थे उसमें आपको हम बताए थे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर एटॉमिक्स मॉडल के बारे में हम डिस्कस किए थे। उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसको हम डिस्कस किए थे। और आपका जो भी डाउट जो होता है उसके लिए आपका ऐप पे आपका सारा डाउट सॉल्व किया जाता है। और आप वहाँ पे आज आपका डाउट ही क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग आज का लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इस लेक्चर को समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही हम लोग हाइड्रोजन और स्पेक्ट्रम है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं, ऐप अगर आप लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे। और जहाँ यहाँ पे आपको जो मैसेज पिन किया गया है, जो भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है चैट सेक्शन में, उससे आप जाके डायरेक्टली आप लोग जो आपका जो भी चैनल है, जो हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 जो चैनल है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी दिक्कत हो, कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग को नीचे में जो नंबर दिख रहा हो उस पे जाके आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है। तो देखिए बाबू, हम पिछले लेक्चर में ही हम बताए थे आप लोग को कि बाबू जितना भी ये जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक, सारा टॉपिक जो रिलेटेड चल रहा है वह टॉपिक आप लोग का, ये स्पेक्ट्रम वाला भी जो टॉपिक है, सारा एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब कि एक टॉपिक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है और उसको ध्यान देकर चलना भी है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए कि हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारा एटम का होता है, सबसे पहला ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये हमारा होता है सेकेंड एनर्जी लेवल। ये हमारा होता है थर्ड एनर्जी लेवल। ये हमारा होता है फोर्थ एनर्जी लेवल। अलग अलग तरह के हमारे एनर्जी लेवल होते हैं। मतलब कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। जैसे इसे क्या कहा जाता है, ये जो हमारा होता है वह फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है वह सेकेंड एनर्जी लेवल होता है। ये जो हमारा होता है ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल होता है। ये जो हमारा होता है यह फोर्थ एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारा एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, इसी तरह से फिफ्थ एनर्जी लेवल होता है, सिक्स एनर्जी होता है। नहीं बाबू, ऐप पे जो भी क्लासेस चलता है वह ऐप पे क्लासेस पेड बैच होता है बाबू, वहाँ पे पेड बैच है और मिनिमम अमाउंट में मिल रहा है बाबू। वहाँ पे आप अभी ऑफर भी चल रहा है, तो अभी जाके आप ऑफर में कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो आपको नीचे में नंबर दिख रहा होगा, या आपका जो ये जिस हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसके ऊपर में भी नंबर टाइप है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं आपसे। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो एनर्जी लेवल जिसको हम लोग के बोलते हैं, सेकंड को एल बोला जाता है, थर्ड को एम बोला जाता है और ये हमारा क्या होता है, एन होता है। मतलब कि अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। मतलब कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल और भी तरह के ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हमारा एनर्जी लेवल होता है या
ऑर्बिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो एनर्जी लेवल होता है इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं या फोर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इस तरह से हम लोग बोलने का काम करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को हीट किया जाता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग हीटिंग दे करते हैं, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, हीट के फॉर्म में देते हैं। तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, जब यहां से हीटिंग जब दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, इस हीट एनर्जी को गेन कर लेता है। और जब यह इस हीट एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो लोएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे जो ये हमारा होता है, ये क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। लेकिन यह एक स्टेबल स्टेट होता है, मतलब यहाँ पे जब ये रहता है तो स्टेबल स्टेट में रहता है, मतलब कि यह कैसा होता है, एक स्टेबल स्टेट में रहता है। लेकिन जब यहाँ से हम लोग हीट के फॉर्म में जब एनर्जी इसको देते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन हीट लेकर क्या करता है, हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड ऑर्बिट में आ सकता है, या थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में आ सकता है। मतलब कि हीट लेने के बाद ये क्या करता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में क्या करता है, शिफ्ट करता है। क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो जब लोएस्ट एनर्जी लेवल से जब यह हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जब यह शिफ्ट करता है, तो इस दौरान यह क्या करता है, जब यह लोएस्ट एनर्जी लेवल से जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जब यह शिफ्ट करता है, तो इस दौरान जब ये आता है तो आराम से तो यहाँ पे आ जाता है बाबू। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास, ये हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के पास यह दिक्कत आता है कि इलेक्ट्रॉन जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में आ जाता है तो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है, क्योंकि हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है, मतलब ये हमारा क्या है, एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। और जो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, यह एक अनस्टेबल स्टेट होता है। कैसा स्टेट होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, तो इस स्टेट में आने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप को अनस्टेबल करता है। लेकिन अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चाहता है कि हम फिर से बैक होकर कहां चले जाएं, लोएस्ट एनर्जी लेवल में चले जाएं। कहां चले जाएं, लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाना चाहता है। मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल में तो आ जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको किसी कारणवश यह इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में आने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल में आना चाहता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल से यहां से जब इलेक्ट्रॉन जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो यह अपने साथ जो भी एनर्जी को लेकर ये जाता है, यहां से यहां गया तो क्या किया, एनर्जी लेकर गया। जब यह एनर्जी लेकर जाता है और जब यह वापस आता है लोएस्ट एनर्जी लेवल में, या अपना जो स्टेबल स्टेट में जब ये आता है, तो यह अपना एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में, इस तरह से रेडिएशन के फॉर्म में यह एनर्जी को क्या करते चलता है, इमिट करते चलता है। और यही जो इमिशन होता है एनर्जी का ना, यही जो एनर्जी का इमिशन होता है, यही इमिशन के कारण क्या बनाता है, हमारा स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि यही जो इमिशन होता है रेडिएशन का, इसके कारण स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के नाम से जानते हैं। और जो यह स्पेक्ट्रल लाइन जो बनता है वो हम बताएंगे अगले लेक्चर में आप लोग को, कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वह हाइड्रोजन एटम के केस में या और अदर एटम के केस में 5 तरह के बनते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, जो हमारा होता है बाल्मर सीरीज, पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, अलग अलग तरह के ये सीरीज का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारा मान लो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर जाता है बैक होकर के इलेक्ट्रॉन हमारा, तो इसको कहा जाता है लाइमन सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, लाइमन सीरीज कहा जाता है। उसी प्रकार से फर्स्ट से अगर सेकंड में जाता है तो बाल्मर सीरीज कहा जाता है। उसी प्रकार से फर्स्ट से अगर ये हमारा थर्ड में जाता है तो उसको पास्चन सीरीज, मतलब अलग अलग तरह के सीरीज के नाम से हम लोग जानने का काम करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हमको पढ़ना है, जो आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसमें यही सभी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल से, जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, यह क्या है बाबू, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, और ये हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल से, जब ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस दौरान रेडिएशन के फॉर्म में या लाइट को क्या करते रहता है, एनर्जी को इमिट करता है। और ये जो रेडिएशन के फॉर्म में इमिशन होता है एनर्जी का, जो ये इमिशन करता है, इसके कारण क्या बनता है, स्पेक्ट्रल लाइन बनाता है। और वह जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है वह 5 तरह के हमारे स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये अगर हम लोग एटम, अगर हाइड्रोजन, जैसे आप लोग को क्या पढ़ना सिलेबस में दिया है, आप लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए क्या दिया गया है,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया गया है पढ़ने के लिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो दिया गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में भी सेम हर एक एटम में इसी प्रकार से बनता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी फॉर्मेशन होने का काम करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो कहता है कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है वह हमको मदद करता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको आसानी पूर्वक, मतलब कि एटॉमिक जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसमें हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मदद करता है। मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा जो एटम है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उसका सारे स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉन जो है वह लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी में कैसे गया या हाईएस्ट से लोएस्ट में कैसे आया, उन सभी के बारे में हम लोग किसमें समझते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में समझते हैं। दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस चीज में मदद करता है जी, तो जो भी हमारा स्टार होता है या गैसेस होते हैं उन सभी चीजों को भी समझने में हम लोग को मदद करता है। मतलब कि स्टार जो होता है या गैसेस होते हैं उन सभी को भी समझने में हमारा ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी हम बता रहे थे बाबू कि जब इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल, हम अभी डिस्कस भी किए थे कि हायर एनर्जी लेवल से जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में जब आता है तो यह क्या करता है जी, तो एनर्जी को इमिट करता है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। क्या करता है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। और यही जो होता है इसके कारण ही जो लाइट रे का जो इमिशन होता है, रेडिएशन का जो इमिशन होता है वही क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। और वही लिखे हैं कि ये जो सेट ऑफ जो लाइन, जो रेडिएशन वाला लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मेशन होता है अलग अलग वेवलेंथ का, जिसको वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ का, वह हम लोग को किसके बारे में जानकारी देता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देता है। मतलब कि यह जब लाइट रे को जब इमिट करता है तो यह लाइट रे क्या करता है, अलग अलग तरह के रेडिएशन का इमिशन करने का काम करता है। और इसके कारण जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा किसे जाता है। ठीक है, अब आगे आता है बाबू कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है कि इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से हीट देते हैं, तो देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग हीट देते हैं, यहाँ से जब एनर्जी जब दिया जाता है, हीट एनर्जी जब दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी जब दिया जाता है, यहाँ से जब हम लोग थर्मल एनर्जी इसको जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे रहता है लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहता है। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। और इस एनर्जी को लेकर के यह कहां चला जाता है, इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। कहां जाता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है तो कब जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब जाता है। लेकिन यह जब स्टेट जो होता है, यह हाईएस्ट एनर्जी जो लेवल होता है, ये वाला स्टेट कैसा होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है। मतलब कि यहाँ पे जब ये जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी मिला लेकर तो चला गया, लेकिन एनर्जी बहुत देर तक उसके पास नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी जब अगर लेकर गया इलेक्ट्रॉन तो वह बहुत देर तक रह जाएगा हाईएस्ट एनर्जी लेवल में। जब तक उसके पास एनर्जी है तभी तक वह रह सकता है। जब उसका एनर्जी खपत हो जाता है, मतलब एनर्जी जब उसके अंदर से लॉस्ट होने लगते हैं, तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो वहां से हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कहा जाता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कहा जाता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में आ जाता है। और जब यह हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब यह लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है तो यह क्या करता है, अपना एनर्जी को, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ही इसके पास अभी भी, तो इस
जब यहां से ये आता है तो कहता है कि देखो जो भी हम एनर्जी लिए उस एनर्जी को हम रिलीज करेंगे, तो उस एनर्जी को यह रेडिएशन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या क्या करने लगता है, इमिट करने लगता है। और यही जो रेडिएशन या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी इमिट होता है, यही हमारा क्या करता है, स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करता है। और यही जो अगर हाइड्रोजन के एटम के केस में बना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हाइड्रोजन रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो हाइड्रोजन एटम जब हमारा क्या करता है, एक्साइटेड जो स्टेट होता है हाइड्रोजन एटम का, यह कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट से जब ये कहा जाता है, ये जो हमारा स्टेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वह एक्साइटेड स्टेट से हमारा कहा जाता है नॉर्मल स्टेट में जब आता है, और उस दौरान जो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है इसका वेवलेंथ क्या रहता है, अलग अलग तरह का वेवलेंथ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका वेवलेंथ सेम होता है, मतलब इसका वेवलेंथ क्या रहता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग तरह का इसका वेवलेंथ होता है, मतलब सभी का वेवलेंथ सेम नहीं होता है। और जो भी हम वेवलेंथ के बारे में जानकारी दे रहे हैं सारा का फॉर्मूला अभी हम डिराइव भी करेंगे कि वेवलेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप बेहिजक जो भी ऐप पे जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वह बेहिजक पूछ सकते हैं जो भी उनका डाउट है। ठीक है, क्योंकि बाबू आप लोग को पता ही होगा कि आपका जो मंडे टू फ्राइडे आप लोग का जो भी है वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आप लोग का लाइव प्रीमियर के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और ऐप पे लाइव क्लासेस चलते हैं। उसके अलावा जो भी आप लोग का सैटरडे संडे डाउट क्लासेस होता है जिसमें हम आपका डाउट अगर नहीं होता हो तब हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक टॉपिक को आपको बताने का काम करते हैं। लेकिन जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आप लोग का ऐप पे ऑलरेडी कराया जा रहा है, तो ऐप पे आप जरूर आए और जुड़े और वहां पे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कि ये सभी जो इमिशन होते हैं, हम बताएं कि ये सभी जो इमिशन होते हैं इसके कारण अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ये जो हमारा होता है, जैसे ये हमारा मान लो कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ये हमारा क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल है। सेम इसी प्रकार से ये हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये हमारा फिफ्थ एनर्जी लेवल है, ये हमारा सिक्स एनर्जी लेवल है। उसी प्रकार से अलग अलग तरह का एनर्जी लेवल होता है। मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो फॉर्मेशन होता है वह अलग अलग लेवल में होता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाता है। क्या करता है, फोर्थ एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है और इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन करता है और स्पेक्ट्रल लाइन जो सीरीज बनाता है, जिस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बाबू, लाइमन सीरीज बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल जो होगा बताया जो जाएगा वह अगला जो लेक्चर आप लोग का होगा, जिसमें आपको ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज जो है वह, फिर हमारा जो ब्रैकेट सीरीज है या पीफन सीरीज है, सारा के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से या किसी भी और भी से कोई भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है और इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन होता है और उस स्पेक्ट्रल लाइन के द्वारा जो सीरीज बनाया जाता है उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा सेकेंड लाइन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से
जब उसका ग्राउंड एनर्जी मतलब कोई भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और वहां से जब यह फर्स्ट एनर्जी लेवल नहीं सेकेंड एनर्जी लेवल में जब ये आता है और इस दौरान जो इसके द्वारा जो सीरीज जो बनाया जाता है स्पेक्ट्रल लाइन के द्वारा, इसको कहा जाता है बाबू बाल्मर सीरीज। क्या कहा जाता है? बाल्मर सीरीज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आता है अगला जो हमारा आता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा, सभी यहां पे किसका जंपिंग हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ही जंपिंग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हमारा फिफ्थ ऑर्बिट से कहां जाता है? थर्ड ऑर्बिट में आता है। और इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन होता है, स्पेक्ट्रल लाइन मतलब इस तरह के लाइन, इस तरह से जो रेडिएशन वाला जो लाइन फॉर्म होता है, इस दौरान जो फॉर्म होता है इस तरह का जो स्पेक्ट्रल लाइन के द्वारा जो सीरीज बनाया जाता है, उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फास्चन सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं? फास्चन सीरीज। उसके बाद अगला जो हमारा आता है कि फिफ्थ से अगर ये फोर्थ में आता है, मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब यह फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है और इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन के द्वारा जो सीरीज बनाया जाता है, उस सीरीज को बोला जाता है बाबू कौन सा सीरीज? तो उसको बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं बाबू? ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा आता है कि सिक्स एनर्जी जो लेवल है, सिक्स या हमारा सिक्स को ही हम हाईएस्ट एनर्जी लेवल मानते हैं। इस एनर्जी लेवल से जब यह फिफ्थ एनर्जी लेवल में जब आता है और इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन होता है और उस स्पेक्ट्रल लाइन के द्वारा जो सीरीज का फॉर्मेशन किया जाता है, उस सीरीज को हम लोग कौन सा सीरीज के नाम से जानते हैं? तो उस सीरीज को जानते हैं हम लोग पी फंड सीरीज के बारे में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पी फंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अलग अलग तरह का सीरीज का फॉर्मेशन होता है। और ये सब सीरीज का फॉर्मेशन कब होता है? तो ये सभी सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है सर कि जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है, मतलब कि अनस्टेबल स्टेट से जब यह स्टेबल स्टेट में आता है, या हमारा एक्साइटेड स्टेट से जब यह नॉर्मल स्टेट में आता है, तो इस दौरान यह अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन करता है अलग अलग तरह का, इसका जो वेवलेंथ होता है वह सभी का वेवलेंथ अलग अलग होता है। मतलब कि किसी का कुछ वेवलेंथ होता है, किसी का रेंज कुछ होता है, किसी का कुछ और रेंज होता है, मतलब सभी का अलग अलग तरह का रेंज होने का काम करता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जो रीजन है, जैसे लाइमन सीरीज है, तो ये लाइमन सीरीज ऐसा रीजन में लाई करता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, जिसको हम लोग देख ही नहीं पाते अल्ट्रा वायलेट रे को। ठीक है, यूवी रे को हम लोग देख पाते हैं, अगर देख लेते हैं तो हमारा डैमेज ही हो जाएगा आंखों। तो यूवी रे में ये लाई करता है लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज जो होता है यही हमारा एक विजिबल रीजन में लाई करता है, मतलब कि ये सभी जो है ये विजिबल रीजन में। उसके अलावा जो भी और सीरीज बनता है वह सभी हमारा इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। हम आशा करते हैं हम ऐसा समझ रहे होंगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार जब देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे ऐप पे अपलोड है, तो उसको आपको जरूर देखना है। ठीक है, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो ये चीज हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारा जो खेल है बाबू सब कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट एनर्जी जो लेवल था, यहाँ से ग्राउंड एनर्जी लेवल में कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ पर भी जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल था सेकेंड एनर्जी लेवल में कौन आया? इलेक्ट्रॉन ही आया। और क्यों इलेक्ट्रॉन आया बाबू? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करिए थे, यहाँ पे हम बताए थे कि जब यहाँ पे हीट एनर्जी देते हैं या जब हम लोग को इसको थर्मल एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इसको मन करता है कि चलो हम लोएस्ट से कहां चले जाए? हाईएस्ट में चले जाए। और उसके बाद फिर यह हाईएस्ट से में चला जाता है, लेकिन कुछ समय तक वहां रुकता है और उसके बाद फिर यह क्या करता है? बैक होकर के लोएस्ट एनर्जी लेवल में ही आ जाता है। कहां जाता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल में ही आ जाता है। और इस दौरान जो हमारा जो स्पेक्ट्रम इस दौरान आता है तो क्या करता है? रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को या लाइट के फॉर्म में मीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलता है। और उसी स्पेक्ट्रम लाइन के द्वारा क्या किया जाता है? सीरीज का फॉर्मेशन किया जाता है, जो अलग अलग तरह के सीरीज होते हैं। अब ये अलग अलग तरह के दो सीरीज जो होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरह के दो सीरीज होते हैं बाबू, लेकिन ये जो सीरीज होते हैं, ये जो अलग अलग तरह के जो सीरीज का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें सभी का जो लाइमन सीरीज है उसका अलग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू, जब हम अभी डेरिवेशन करेंगे इसको, कि 1/लेमडा बराबर जो होता है बाबू RZ², और क्या होता है? 1/N1 के स्क्वायर बटे 1/N फाइनल के स्क्वायर। ठीक है,
या इसके जगह पे n2 भी लिख सकते हो, n फाइनल या n फाइनल भी हम लिख सकते हैं, n फाइनल का स्क्वायर। ये हमारा होता है डेरिवेशन, जिसको आप कर सकते हैं। आप लोग इसको अभी हम डिराइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ मतलब कि जो ये सीरीज का जो फॉर्मेशन हुआ है, अलग अलग तरह का जो सीरीज बना है, उसका वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा उसको निकालने का काम करते हैं। और ये आज का लेक्चर पूरा डेरिवेशन का लेक्चर है बाबू। और देखो डेरिवेशन से अगर तुमको डर लगता है, भय लगता है, तो देखो बाबू नहीं ऐसा करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम सब चीज को डेरिवेशन भी करेंगे तो उसको 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। और आपको हम बताए भी थे कि वैसा वैसा लेक्चर आपको बताया जाएगा जिसमें डेरिवेशन हो, जिसमें न्यूमेरिकल आता हो, वो सभी आपको लाइव करवाएंगे हम, ठीक है। और लाइव में आप जुड़ करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार जितना बार में समझे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आज का जो लेक्चर है इसमें हम डेरिवेशन का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आगे हम लोग डेरिवेशन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, जैसे मान लो कि हम मान रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। जब एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रॉन। कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एनर्जी लेवल में चला गया। और जब यह फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो यहाँ पर का एनर्जी यहाँ पे क्या रहता है, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कैलकुलेशन भी किया पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है, वैसे वैसे इसका एनर्जी का क्या वैल्यू होता है, बढ़ते जाता है। मतलब जब लोएस्ट एनर्जी लेवल से जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जब जाता है, तो इसका एनर्जी का वैल्यू क्या होते रहता है, बढ़ते जाता है। मतलब कि यहाँ कुछ है तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, इससे ऊपर और ज्यादा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एनर्जी लेवल से जब सेकेंड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, और उसके बाद जब यह सेकेंड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वहां पे जाने के बाद कुछ समय तक तो रुकता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेकेंड एनर्जी लेवल से फिर यह फर्स्ट एनर्जी लेवल में बैक होकर के आने का काम करता है। क्या करता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल से जब यह सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जब जाता है, तो इस दौरान क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो जाएगा, या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब यहां से जब यह आता है सेकेंड एनर्जी लेवल से जब यह फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब यह आता है, तो यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को इमिट करते हुए आता है। क्या करते आता है, इमिट करते हुए आता है। जैसे आप प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि आपके पास घर से पैसा मिला, आपको घर से पैसा मिला, बहुत सारा पैसा दे दिए घर से। अब पैसा आपके पास बहुत सारा हो गया, तो आप क्या करिएगा, आप बच्चा हैं अभी, अभी आपको अभी आप लोग कर भी रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा एज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल एज ही होगा आप लोग का, ठीक है। 20 बरस होगा या 18 20 यही होगा लगभग। अभी आपका नॉर्मल एज होगा। तो आपको जब अगर पैसा कुछ मिल जाता होगा तो आप लोग को क्या लगता होगा कि जाके मार्केट कुछ खा लेते हैं। अब मार्केट जब खाने गए, तो मार्केट यहाँ से गए तो पूरा पैसा लेके गए थे 100 रुपया। अब मार्केट में गए तो क्या किए, कुछ मोमोज खा लिए, कुछ जो भी चीज होता है, समोसा खा लिया, जो भी चीज खा लिया आप लोग। तो क्या हुआ, पैसा को खर्चा करते हुए फिर लौटते तो आ रहे हैं घर पे, तो पैसा को क्या करें, कहीं मोमोज खाए, फिर समोसा कुछ दूर पे खाए, फिर कुछ और खाएं, और खाते खाते पूरा जब पैसा खत्म आपका हो गया, तब आप क्या किए, घर पे लौट के अपना आ गए, जो आपका घर था वहां पे आ गए। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी करता है। जब इसको एनर्जी मिल जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल को छोड़ करके हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ही चला जाता है। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जा करके अब चला गया, वहां पे कुछ देर तक रुकता है। उसके बाद फिर यह क्या करता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल से फिर यह कहाँ जाता है, लोएस्ट एनर्जी में लेवल में आ जाता है। मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से यह बैक होकर के कहाँ जाता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आ जाने का काम करता है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कहा जाता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आ जाने का काम करता है। और जब यह हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो यह क्या करता है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। तो डेरिवेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। मतलब कि सेकेंड से कहा जाता है जी, फर्स्ट में आ जाता है। तो हम बताए थे कि कितना एनर्जी का मतलब कि इसके बीच में एनर्जी के अंदर जो चेंजिंग आया वह क्या आया,
डेली आया। मतलब कि अगर इसका एनर्जी मान लो कि यहाँ पर का एनर्जी E2 था और ये वाला एनर्जी अगर E1 था, तो इसके बीच का जो एनर्जी इमिशन हुआ क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी को डेली से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल ई चेंज इन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कितना है, E2 है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब देखो बाबू, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम पीछे इसके बारे में बता दिए थे कि 13.6 कैसे आता है, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको हम डिस्कस कर चुके थे और बताए थे भी। और ये भी बताए थे कि चेंज इन जो एनर्जी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है। ये भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं, जिसमें एच हमारा क्या होता है बाबू, एच जो होता है जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। उसके अलावा सी जो होता है वह स्पीड ऑफ लाइट होता है। उसके अलावा लेमडा जो होता है वो हमारा एक वेवलेंथ होता है। ठीक है, मतलब कि ये चीज के बारे में भी हम डिस्कस किए थे आप लोग से कि एच क्या होता है, सी क्या होता है, और हम बताए थे कि चेंज इन एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है। अब आप लोग को पता भी होगा कि E2 जो होता है, ये जो एनर्जी लेवल इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, -13.6 क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसको हम रख रहे हैं बाबू, एन टू के स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू बताओ बाबू। E1 का वैल्यू भी हम बताए थे कि माइनस साइन के साथ 13.6 जेड स्क्वायर बटे N1 के स्क्वायर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, सेकेंड से, ये जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है वहां से फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, देख बाबू, डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो तो लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार डेरिवेशन का लेक्चर देखना, लेकिन जरूर देखिए, ये नहीं कि फॉर्मूला याद कर ले। डेरिवेशन अगर आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आपका एग्जाम में डेरिवेशन आता ही आता है केमिस्ट्री में, आपका न्यूमेरिकल आता ही आता है केमिस्ट्री में। तो इसलिए देखते होंगे जितना भी पेपर है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें भी हम डेरिवेशन कराते हैं आप लोग को। बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसका अभी कुछ देर में ही लाइव क्लास आप लोग का करवाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ये टोटली जो अभी पढ़ाया जा रहा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा होता है, तो डेरिवेशन को देखना है बाबू, 1 से 2 बार देखना है। अब यहाँ देखो एच सी अपॉन लेमडा है, ये हम बताए थे फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि चेंज इन एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है, जिसमें एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी हमारा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, और लेमडा हमारा वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम -13.6 जेड स्क्वायर बटे N1 N2 के स्क्वायर हम लिख देते हैं। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है बाबू, पढ़े होंगे 10 क्लास में कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है गुना उसका, ये चीज पढ़े होंगे। अब यहाँ पे क्या जाता है 13.6 जेड स्क्वायर बटे N1 के स्क्वायर, ये पढ़े हैं। उसके बाद देखिए बाबू, इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं कि एच सी अपॉन जो लेमडा है बराबर, इसको लिख सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर, जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसको लास्ट में हम लिखेंगे, और बटे -13.6 जेड स्क्वायर बटे N2 के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब अगला जो हम डेरिवेशन यहाँ पे आगे देखिए, आगे का जो स्लाइड्स आता है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा बराबर क्या आया था 13.6 बटे N1 के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस क्या था 13.6 जेड स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 13.6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बाबू। अब देखिए 4, यहाँ पे 1 मिनट और बाबू, हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन एटम, किसके लिए कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बाबू, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जेड बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, मतलब कि एटॉमिक नंबर जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार और लिख दीजिए कि एच सी अपॉन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 1 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा बाबू, 13.6 N1 के स्क्वायर माइनस 13.6 N2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बाबू। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबू
कि HC अपॉन जो लेमडा है ये बराबर क्या आ गया, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13.6 यहां भी है, 13.6 यहां भी है, ठीक है, यहां पर भी 13.6 है, यहां पर भी 13.6 है। उसके अलावा और भी अगर आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं मानते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका मन नहीं है कि हम हाइड्रोजन एटम नहीं मानते हैं सर, उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन अभी हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13.6 है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर बटे 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 13.6 कॉमन आ गया तो यह आ जाएगा। अब यही जो होता है, अब इसको क्या करो, HC अपॉन जो लेमडा है इसको क्या करो, ऊपर भी HC कर दो और नीचे भी HC से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इसको क्या करो बाबू, HC अपॉन लेमडा जो है इसको क्या करेंगे बाबू, हटाने के लिए HC के वैल्यू को इसको क्या करेंगे, HC से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और HC से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, 13.6 1/n1 के स्क्वायर बटे 1/n2 के स्क्वायर। अब देखिए बाबू, HC से तो HC वो कट गया, तो 1/लेमडा EHC जो बच गया इसको इधर भेज दो, 13.6 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1/n1 के स्क्वायर आ गया बटे 1/n2 के स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/लेमडा बराबर HC यहाँ आ जाएगा बाबू, देखो ये HC जो बच गया हुआ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब ये जो 13.6/HC जो होता है इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहते हैं बाबू, रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग, और उसको लिखा जाता है आर से बाबू, किससे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट और लिखा जाता है आर से, तो इसको आर लिख दे और 1/n1 के स्क्वायर बटे 1/n2 के स्क्वायर। और यही जो होता है बाबू, यही जो देख रहे हो बाबू, यही डेरिवेशन है किसका, वेवलेंथ का, मतलब कि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वह यही फॉर्मूला आता है कि 1/लेमडा बराबर आर, आर हमारा क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, n1 क्या होता है, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है कि सेकंड एनर्जी लेवल है या थर्ड एनर्जी लेवल है, n2 हमारा भी क्या होता है, एनर्जी लेवल नहीं होता कि फर्स्ट है या सेकंड है, लेकिन हम फर्स्ट लिए तो n1 यहाँ पे है, सेकंड लिए तो वहाँ पे n2 है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि फॉर एनी एटम, देखो यहाँ पे ही हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़े, या हाइड्रोजन एटम के केस के लिए पढ़े, जहां पे हम लोग जेड बराबर यहाँ पे क्या पुट कर दिए थे, जेड बराबर 1 पुट कर दिए थे, देखो दोनों में 1 पुट कर दिए थे, लेकिन यही डेरिवेशन को लेकर चल रहे हैं, जेड को अगर यहाँ पे रखते हैं फॉर एनी एटम, कोई और एटम के लिए, मतलब फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए, फॉर एनी एटम, कोई भी और तरह के एटम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता है कि ऊपर से ही जो है वही डेरिवेशन, HC अपॉन लेमडा बराबर क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बटे n1 का स्क्वायर बटे 13.6 जेड स्क्वायर बटे n2 का स्क्वायर, यह होता है। अब HC अपॉन जो लेमडा है इसको इधर क्या करो, HC से और इधर भी HC से, और यहाँ क्या आ जाएगा 13.6 है इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 13.6 जेड जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर बटे 1/n2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये HC से HC कट जाएगा, तो 1/लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 1/लेमडा बराबर हो जाएगा 13.6, HC यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n1 के स्क्वायर बटे 1/n2 के स्क्वायर, यह आ जाएगा बाबू, और 1/n1 के स्क्वायर बटे 1/n2 के स्क्वायर, जिसमें ये हमारा जो जेड है बाबू, जिसमें 1/लेमडा बराबर ये जो वैल्यू होता है ना बाबू 13.6 बटे HC, इसको कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहा जाता है बाबू, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको किससे लिखते हैं, जेड आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर लेटर से, आर इंटू जेड स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1/n1 के स्क्वायर बटे 1/n2 के स्क्वायर, यही हमारा डेरिवेशन होता है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं वेयर, फॉर एनी एटम के लिए बता दें, वेयर लेमडा क्या है हमारा बाबू, वेवलेंथ है, क्या है बाबू, लेमडा वेवलेंथ है, 1/लेमडा क्या है हमारा, वेवलेंथ है,
उसके अलावा आर क्या है बाबू, तो आर जो है इसका वैल्यू कितना है 13.6 है अब बटे एच सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जब निकाला जाता है तो 911 एंगस्ट्रॉम ही आता है वैल्यू। जब इसमें एच का वैल्यू पुट कर देगा, एच का वैल्यू क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.66 जो होता है इंटू 10 to the power -28 जो होता है, इसको पुट कर देना। और सी का वैल्यू जिसको स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका वैल्यू जब पुट कर देगा तो रेडबर्ग जो कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना आ जाता है 911 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ठीक है जी। और इसमें N1 क्या होता है हमारा जी, तो एनर्जी N1 क्या होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, या एनी एनर्जी लेवल, कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है, एनी एनर्जी लेवल, या नॉर्मल, या और ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है। उसके बाद N2 हमारा क्या होता है बाबू, तो N2 जो होता है हमारा वह सेकेंड एनर्जी लेवल होता है, या इसी को एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी एटम के लिए, मतलब कोई भी एटम है और उसका जब इलेक्ट्रॉन उसमें अगर हाईएस्ट एनर्जी लेवल से अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, कोई भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे डेरिवेशन को, तो कोई भी तरह का डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब यह लोएस्ट एनर्जी लेवल में जब ये आता है, क्या करता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब ये लोएस्ट एनर्जी लेवल में कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आता है, तो उसके लिए जो हमारा लेमडा का जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला यही होता है बाबू, यही उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वो और हाइड्रोजन एटम के लिए ये होता है, हाइड्रोजन एटम में ये आता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बाबू तो उसका ये होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी और एटम के लिए हमारा ये होता है, तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे यहां से। ठीक है, यहां से नोट करेंगे। ठीक है, और जो दिक्कत है उसको पूछ सकते हैं अभी आप जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं। और अगर ये आपको वीडियो में कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें बाबू। 2 बार जब देखेंगे डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। 2 बार देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लीजिए, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम पहले भी कहें कि बाबू आपको जिस तरह से डेरिवेशन बताएंगे, जिस तरह से न्यूमेरिकल बताएंगे, वह सारा चीज अच्छी तरह से क्लियर करके देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, इसके आगे नोट कीजिएगा बाबू, ऐप पे जो भी लोग जुड़े हैं या यूट्यूब पे कोई भी तरह का दिक्कत है या क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद कोई भी एटम के लिए जो होता है इसके बारे में बताएं बाबू। तो ये सभी जो आप लोग आज के लेक्चर में जो डेरिवेशन देखें, जे आर डेरिवेशन को जो समझे आप लोग, यह सारा डेरिवेशन जो है बाबू, सारा डेरिवेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। मतलब कि जो भी हम डेरिवेशन बताएं वह सभी डेरिवेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था और आपको समझने के लिए भी जरूरी था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इसको आप लोग को जो ऐप के स्टूडेंट है या जो भी पेड स्टूडेंट है या जो भी यूट्यूब पे क्लासेस के माध्यम से भी आपको इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे इसका न्यूमेरिकल का क्लास आएगा। उसके अलावा साथ ही साथ इसमें जो हम बताएंगे, जो यहाँ पे हम डिस्कस किए कि अलग अलग तरह का जो स्पेक्ट्रल लाइन जो बनता है, ये जो अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में समझेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें। कोई भी तरह का आपका क्वेरी है, जैसे कि आप लोग का कोई भी तरह का डाउट नहीं है इस सब्जेक्ट में, हाँ, वीडियो लेक्चर जो भी आपको दिया गया है उसको आराम से देखना है बाबू। और सारा क्लासेस आप लोग का चालू है और देख भी रहे होंगे कि सारा क्लासेस आपको कराया भी जा रहा है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।